पायल तडवी कौन थी, रोहित वेमुला कौन था, जो लड़का 7वीं मंजिल से सुसाइड हुई जिसकी आईटी मुंबई में, सोनकर, कि किसी बहुजन ने उनको उनके जात को लेके उनके उसको लेकर के प्रताड़ित किया हो। आप 5 क्या, एक बताओ आप, पूरा बहुजन समाज उसके लिए माफी मांगेगा, शर्मिंदा हो। आप कायर हो, आप कभी अपने प्रतिभा के दम पर, आप कभी अपने कैलिबर के दम पर आप सामना नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठता का भाव बनाए रखना चाहते हो। आप कायर हो और कायरों की जमात हो। आप में हिम्मत नहीं है कि कभी बहुजनों का सामना कर पाओ। इस बहुजनों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है और आज भी जो भी यहां निर्माण है उसमें सबसे ज्यादा श्रम अगर किसी वर्ग का लगा हुआ है तो बहुजन का लगा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री के सामने दास नजर आते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वो साधु नहीं है जो जाति देखे, जो ब्राह्मणों में भी एक को श्रेष्ठ बताए दूसरे को नीच बताए। वो दरबारी है, वो दरबारी है, सरकार की दरबारीगिरी करता है, जेट से चलता है। वो कहता है कि मरे मुलायम कांसी राम, ऐसे ऐसे मतलब नाम नहीं लेना चाहता मैं। क्या कर्म किए होंगे कि ऐसी हाल है, अब के बाद कैसा पैदा होंगे भगवान ही जाने। तो हमारे यहाँ बहुत चंद्रशेखर है और वो सही चंद्रशेखर है, वो कहीं किसी बड़े दल की कहीं ट्रैप नहीं है। अच्छा भैया, दिनेश लाल यादव का एक बयान था कि जब लोग यादव रेजिमेंट बनाने की बात करते हैं तो जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तो रेजिमेंट क्यों नहीं बना? 96 से पहले देश के सरहदों पे शहीद होने वाले सैनिकों की टोपियां आती, अब उनके पूरा शहीद का पार्थिव शरीर आता है और पूरी देश और दुनिया उसको सलाम करती है। और भी हमारी समाजवादी पार्टी जितना बगैर सत्ता में रहे लोगों की मदद कर देती है उतना सरकार नहीं करती होगी। तो फिर मदद होता कहां से है? और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि जिन लोग भी चाहे समाजवादी पार्टी की आर्थिक मदद किया करिए। भैया मैं देखता हूँ जब अखिलेश भैया रहते हैं तो उनसे लोग हाथ मिलाने के लिए पागल हो जाते हैं, टेंटों पे चढ़ जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। आखिर क्या मतलब भाव रहता है उनका कि हाथ मिलाने से उनका ऐसा लगता है कि उतर गए? अब चाचा शिवपाल यादव में कौन कौन लोग हैं? मैं योगी से पूछना चाहूंगा कि इस समय चंदौली का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, सोनभद्र का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है? सब मुख्यमंत्री के सो जाती हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 माफिया इज क्रिएटेड बाई योगी आदित्यनाथ। अच्छा भैया, अखिलेश के बहुजनवाद में और मायावती जी के बहुजनवाद में क्या अंतर है? पहलवान शो को इतना देखिए कि ये शो पहलवान दिखने लगे। कैसे भैया? बढ़िया, फाइन। क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस पीडीए चल रहा है। आप अपनी बेटी से बात कर रहे थे अभी? हाँ बेटी से बात कर रहा था। मेरी बेटी 8th में है। हाँ। और काफी हमारे उसके वैचारिक मतभेद रहते हैं कई विषयों को लेकर के, चूंकि वो बहुत सारी चीजों को थोड़ा समझती है। हमारे जो एक्सेंट है अंग्रेजी के उसको लेके वो कहती है कि तुम्हें डज नहीं बोलना आता है, बहुत सारी उसकी शिकायतें रहती हैं। तो मैं अपने फिर क्षेत्र में हिंदी मिला के उसको उलझाता हूँ। और आजकल के बच्चे, जो भी बच्चे हैं जिनके भी घरों में, जो हमारे भारतीय परंपरा में जो बच्चे हैं और पूरी दुनिया में जो नए लोग हैं, हमारे आपके घर के बच्चे जो तकनीकी समझते हैं, जो विज्ञान का महत्व समझते हैं जीवन में, वो हमसे आपसे ज्यादा जागरूक है। कैसी बॉन्डिंग है आपकी और आपकी बेटी की? नहीं, ऐसे है जैसे सब बाप और बेटी की होती है बॉन्डिंग। मतलब बहुत सारे हमारे चीजों से, हमारे विचारों से उसकी सहमति नहीं रहती है, उसके माँ की भी नहीं रहती है, लेकिन हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत है। उसे बहुत सारी चीजों की, ऐसे चीजों की उसको जानकारी है जो हमें नहीं है और बहुत हमें जानकारी है जो उसको नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे काफी कुछ जानते हैं। और आप देखिए, ये भी मैं गाँव हूँ, कहीं भी रहूंगा तो सुबह वो अभी स्कूल जाने से पहले एक बार बात करती है वो, तो वही बातचीत हो रही थी। और उसको इन सब चीजों से, जैसे मैं उसके बारे में एक तो बात बता दूं कि एक दिन हम लोग एक शादी में गए थे, तो संयोग से मैं उसको साथ लेते गया। अब शादी में पगड़ी बांधने वाला कार्यक्रम चल रहा था, तो पगड़ी बांधी जा रही थी। तो अमूमन है कि लड़कों को बांधी जाती है, लड़कियों को नहीं बांधी जाती है। तो उसने 1-2 बार इशारा करा मुझे, तो मैंने कहा कि देखो भाई, लड़कियों को तो बांधी नहीं जा रही है। तो उसने कहा कि देखो, यही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। तुम बात तो बहुत करते हो समानता की, लेकिन तुम्हारे व्यवहार में नहीं है।
और मैं बहुत पूरा लड़ते आई गाड़ी में, तो मुझे लगा कि देखो भाई बहुत सतर्क लोग हैं, सबके घरों के बच्चे अच्छे हैं आजकल। बस बच्चों से मेरी ये अपील होगी कि बच्चों को सोशल मीडिया का बहुत प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं। रचनात्मकता और प्रयोग और भी है, पढ़ाई लिखाई, कोई इनोवेशन करो। जैसे एक अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक बाराबंकी की बेटी थी पाल समाज की, और वो एक इन्वेंशन करी, उसको बीबीसी लंदन ने, और तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे, देश से बाहर थे कहीं, और मैंने उसको देखा, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करी, और दूसरे ही दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन सब चीजों का, जो बच्चे विज्ञान पर रखा है और जो लोग, तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया। मैंने कहा कि साहब ये इसको पारितोषित किया जाना चाहिए, ऐसे प्रतिभाओं को। तुरंत ही वहाँ के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हमारे पार्टी के, उनको भेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और मदद कराई। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इन्वेंशन करें, और आविष्कार से ही दुनिया बेहतर हो सकती है। तो आविष्कार जरूरी है कि हिंदुत्व जरूरी है? नहीं, ये सवाल तो ठीक है, आविष्कार ज्यादा जरूरी है। हिंदुत्व का क्या है, वो हिंदुत्व तो सबसे ज्यादा सहिष्णु धर्म है, जिसमें उदारता है। वही हमारा जब आपने देखा होगा 1893 में हमारे विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को, 1793 में भी, मैं सन का थोड़ा वो, तो पूरी दुनिया में उन्होंने, जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया, जब धर्म, पूरी दुनिया का धर्म पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा धर्म सहिष्णु है और सबसे उदार धर्म है, हमारे धर्म में सबसे ज्यादा करुणा है। और जो आजकल के नए धार्मिक उन्मादी हैं, जो धार्मिक कट्टरताओं को का विचार बच्चों के हाथ में थमाते हैं, धार्मिक कट्टरताओं के हथियार से इस भारत का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। भारत का भविष्य उज्जवल उनके हाथों में लैपटॉप और आविष्कार और आधुनिक सोच से हो सकता है, जिस सोच के वाहक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आपके इस हिंदुत्व में जो छोटी जाति है, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको कहाँ कितना जगह देती है बीजेपी? नहीं, ये तो बीजेपी बताएगी, वो तो किसी को जगह नहीं देती है। मुझे याद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कहे कि अभी वो पहले वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, फिर वो हिंदू में ही लड़ाएंगे, और मैं देख रहा हूं कि वही हो रहा है। तो वो बीजेपी कोई धर्म ध्वजवाहक थोड़ी है। बीजेपी नफरत का व्यापार करती है। बीजेपी और आरएसएस इस देश में जब 1925 में आरएसएस ने नफरत का व्यापार शुरू करा, तो उसी समय में पेरियार दक्षिण भारत में स्वसम्मान आंदोलन चला रहे थे, और वो दक्षिण भारत में दलितों, पिछड़ों और जो बहुजन समाज को मंदिर प्रवेश करने के लिए और उससे दूर रखा जा रहा था, उसका वो आंदोलन चला रहे थे। अगर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, हमारे लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर कृष्ण है, तो उन्होंने कोई भेद नहीं बनाया। मुझे पता है सब बहुत भेद भ्रष्टाचारियों ने बनाया, और जो धर्म को कब्जा कर लेना चाहते हैं उन्होंने भेद बनाया। ईश्वर ने कोई भेद नहीं। ईश्वर ने अगर भेद बनाया होता तो ये रोशनी सबको लग रही है कि कहीं कम जा रही, कहीं ज्यादा जा रही। ईश्वर ने सूर्य बनाया होगा, ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण किया, तो सबके साथ समता का व्यवहार करती है। तो ईश्वर का भी वही व्यवहार है। लेकिन जो धर्म को धंधा समझ के उस पर कब्जा कर लेना चाहते थे, कायर, जिनका कर्म बहुत कमजोर है, वो दिमाग से दूसरे पे राज करना चाहते, उन सबों ने भेद बनाया। हम उसका प्रतिकार करते हैं। भैया, आप तो ये दाढ़ी और आपका ये जो बाल है और आपकी हाइट, पर्सनालिटी काफी सूट करती है। यार, इस पर एक वो शेर है कि ये शक्ल के लिबास की बिसात क्या, ये शक्ल के लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है। तो ये शक्ल है, शक्ल का क्या है, ये ईश्वर की और ये देन है। और हमने दाढ़ी कभी बनाया नहीं, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट। जैसे मेरे फादर 1-1.5 साल हुआ नहीं रहे इस दुनिया में, पिताजी। तो वो जो उस समय हमें कभी अच्छा नहीं लगता। और दाढ़ी, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं ऐसे, अगर मैं छोटी करा दूं, वो करा दूं, तो उन्हीं को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए यह है, इसका क्या है। लेकिन किसी के शक्ल की, वो जो मैंने बात कही कि ये शक्ल के लिबास की बिसात क्या, कलाम कर पता चले तू कौन है, तो किसी के शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। उसका चरित्र क्या है, उसका जीवन दर्शन क्या है। और एक बात है कि जिसको भी देखना, कई बार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो आदमी का आकलन, व्यक्ति का आकलन, समाज का आकलन उसके चरित्र से, उसके कार्य व्यवहार से करना चाहिए, शक्ल से नहीं। तो भैया, आज का जो मतलब आज का जो समय चल रहा है, उसमें तो कुछ और चल रहा है। लोग शकल से जज कर रहे हैं, उसका ज्ञान, और वो नहीं बोल रहे हैं, जाति देखकर उसको धर्म बता रहे हैं। इसके खिलाफ है जो समाजवादी, जो वैचारिकी है, जो पीडीए की जो विचारधारा है, जिसके नायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं,
वो इसके खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि जो संविधान के प्रस्तावना में जो बात करी गई है, संविधान के प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट लिखा है कि सबको प्रतिष्ठा और अवसर में समता मिले। और जब आप इस देश के चंद लोग अभी शैक्षणिक संस्थानों में, शासकीय व्यवस्थाओं में, इस देश के संपत्ति और संसाधन और शासन, तीनों चीजों पर देश के चंद लोगों का कब्जा है, तब देश की प्रगति इतनी है। अगर 90% लोगों का, 100% लोग अगर उसमें अपनी क्षमता का वो करने लगे तो ये देश कहाँ जाएगा। और जो लोग भी नफरत फैला रहे हैं वो देश के समाजवाद, ना देश के आजादी की लड़ाई में रहे, ना वो देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो असल में देश पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ है हम। अच्छा भैया, आपके नाम के पीछे जो काका लगा है जी, इसका रहस्य क्या है? क्या मतलब है काका? सूट भी करता है? का तो सूट का क्या है, हम लोग छोटे से ही लोग यहाँ भी, मुझे कोई वैसी बात आती थी तो कभी भी हम लोग किसी से दबे नहीं, तो लोग कहते थे कि अरे यार चाचा ना बना करो किसी बात में, है। तो हम हमेशा से हमारा शुरू से ही ये माता पिता का और हमारे परिवेश का ऐसा हमारे पर प्रभाव रहा कि कभी भी कहीं भी कोई अन्याय हुआ तो मैंने ये नहीं देखा कि सामने वाला कौन है। मैंने उसका डट के पुरजोर विरोध किया और जितना हो सका उतना विरोध किया, और आज भी मेरे चरित्र में वही है। उसका चाहे मुझे नुकसान हो जाए चाहे फायदा हो जाए, हमसे हो ही नहीं पाता है। तो इसी तरह लोग कहने लगे और काका नाम पड़ गया। भैया, आपके परिवार के बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर काका का परिवार क्या है, कैसा है काका का परिवार? काका का परिवार तो आप भी हो। हाँ, मैं आया, आया तो और आप बता रहे थे कि आप बताओ, आप हमारे यहाँ ट्रेन से आए जी, और आप बताया कि टेम्पू वाले ने पैसा नहीं लिया, और मैं जानता तक नहीं। श्रीवास्तव जी थे, कोई बीडी से प्रत्याशी थे, और वो मेरे जात के भी नहीं थे। आप सोचो, श्रीवास्तव जी तो कुछ तो मैंने बनाया होगा। आप जब आए सुबह सुबह यहाँ और आप मऊ से चल के आ गए, कल बात हुई थी, तो ऐसे ही है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी 2 भाई और 2 भाइयों के बीच में हम लोग 3 भाई, और 2 बड़े लोग जो हमसे हैं वो दोनों लोग आर्मी में हैं। हम भी आर्मी में ही होते अगर यहाँ ना होते तो, लेकिन यूपी कॉलेज के बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में गया, वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हो गई और उनके विचारधारा से उनकी जो एक छवि है वो बहुत ही मतलब प्रखर प्रतिभा के व्यक्ति हैं। और वो इस तरह से प्रखर प्रतिभा का उनका चुंबकीय जो व्यक्तित्व है कि जो जाएगा उसमें सट जाएगा और फिर जीवन भर निकल नहीं सकते। तो उनके प्रतिभा से, उनके कार्य व्यवहार से हम लोग वहां शामिल हो गए। तो हमारे दोनों बड़े भाई आर्मी में, ऐसे हमारा जो लगभग 100-150 हमारे युवाओं के जो भाई हैं हमारे, वो अब असली भाई हो चुके हैं, जो कि ये 25 साल के संघर्ष में वो तय करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या है, अब किसके यहाँ चलना है, क्या है। तो वो सारे लोग साथ रहते हैं और जो मेरे भाई हैं, जो मेरे सहकर्मी हैं, जो साथ रहते हैं, उन्हें पूरा पता होता है कि मेरा आर्थिक प्रबंधन बहुत खराब है। जैसे सुबह आप मुझे 5 लाख रुपया दे के शाम तक हिसाब नहीं ले सकते आप, वो सब खत्म हो जाएगा कहाँ हो, तो वो सब वही तय करते हैं। तो अब परिवार पूरा हो चुका, पूरा समाजवादी पार्टी अपनी परिवार है, पूरा देश अपना परिवार है। और जो लोग भी इस देश में श्रद्धेय पूज्य नेताजी के, बाबा साहब के, डॉक्टर लोहिया के विचारों के नायक हैं या उनके कार्य व्यवहार से प्रभावित हैं, या जो लोग भी इस देश के 140 करोड़ लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, हमारे लोग दुनिया में अपने उनकी जो क्षमता है कार्य करने की, आगे बढ़ने की, उसमें सहयोग कर सकें, वो सब अपने हैं। यही तो है बात की इयम निज परोवेति गणनाचल लघुचेत सामुदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये उनका, ये तो छोटी बात है। तो ये तो हमारा संस्कृति है भारतीय की, पूरी दुनिया ही अपनी। अच्छा भैया, आप बता रहे थे कि आपसे और अखिलेश भैया से मुलाकात लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई जी, तो वहाँ अगर अखिलेश भैया की जगह मानी योगी जी से मुलाकात हो गई होती, बीजेपी के किसी नए नेता से मुलाकात हो गई, तो फिर क्या काका बीजेपी के रहे होते? नहीं, हम लोग तो छात्र नेता थे ना, तो सभी लोग आते थे। तो कभी हम लोगों ने, चूंकि शुरू से हम लोग भले गए, लेकिन पिताजी लोग और सब जो परिवार था, पूरा गांव हमारा समाजवादी है, तो नेताजी के किस्से हम लोग छोटे छोटे थे तब सुनते थे। नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री 89 से 91 में बने, फिर 93 से 95 में बने, फिर 4 से 7 यही रहे। तो नेताजी की किस्से तो सुनते थे, हमारे बाबूजी थे, बड़े पिताजी, वो बताते थे कि नेताजी अभी सकलडीहा में बहुत कम लोगों के बीच में आ गए थे। और नेताजी तो, हम लोग तो समाजवादी थे और हम लोगों के विचार में मानवता और करुणा है कि कैसे कमजोर की मदद हो पाए, हम उसका किस तरह से सहयोग कर पाए।
तो वो बीजेपी के विचारधारा में नहीं है। बीजेपी के विचारधारा में तो कटुता है, नफरत है और हमेशा बांटने की बात है। तो वो कहाँ हमको प्रभावित कर पाएंगे। अच्छा भैया, आपकी जीवन की कोई घटना जो अभी भी आप बताना चाहें, जो जिसको मतलब याद करके पूरा शरीर मतलब दहल जाता है कि काश वो दिन ना आया होता? नहीं, बहुत बार तो हम लोग आंदोलनों में रहे और बहुत बार ऐसे घटनाएं बहुत सारी हैं, संस्मरण बहुत है। कई बार ईश्वर ने हमारी जान बचाई है, मुझे अच्छा मतलब वो चीजें मैं नहीं भूलता हूँ। एक बार तो 2016 की घटना है। मैं एक हमारे दोस्त हैं, उनके शादी से मैं निकल रहा था और शादी से मैं निकल के मैं लखनऊ जा रहा था। क्योंकि मैं बहुत चलता हूँ, लखनऊ से हमारा घर है, ये जहां आप बैठे हो यहाँ से लखनऊ है लगभग 340 किलोमीटर, 350 है। मैं बहुत जाता हूँ। मैं एक साल में लगभग 1.5 से 2 लाख किलोमीटर चलता हूँ। तो मैं जा रहा था तो वहां गोसाईगंज के पास स्कॉर्पियो मेरी उस समय गाड़ी थी, हमारा ड्राइवर एक अब्दुल नाम का था, वही चला रहा था। और मतलब वो एक पुल में ठोक दिया और पूरी गाड़ी ऊपर गई, नीचे पूरी गाड़ी धूस हो गई, लेकिन मेरे सिर्फ एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ। और उस समय सरकार थी, बैठिए, उस समय सरकार थी और 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस और पुलिस सब आ गया। और उसी समय 108 की व्यवस्था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करी थी, सरकार में हो गई थी, और उसका फीडबैक लिया जाता था। तो उस समय ईश्वर ने बचाया। तो मैंने सोचा कि देखो, ये तो भगवान, किसी ने नहीं कहा कि मतलब जो लोग गाड़ी देखे बाद में उन लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हम बचे होंगे। तो और ऐसे ही एक बार चुनाव हो रहा था, प्रमुखी का एक लड़का, हमारा प्रमुख का प्रत्याशी था अमित, और हम दानापुर बाजार में थे और सब साथी लोग खड़े थे। तो मैं देख रहा था कि ट्रांसफार्मर से चिंगारियां छिटक रही हैं। मैं लड़कों को हटा ही रहा था कि 11,000 वोल्ट का तार हमारे ऊपर गिरा और फिर हाथ पे आया। मैं स्लीपर पहना हुआ था, चप्पल, और फिर झटक दिया, नीचे गिर गया और नीचे गिट्टियां उधड़ रही। मुझे याद है उस समय एक्शियन के नंबर होते थे मुगल सराय का 9450-36-3501 इस तरह से होते थे। तो मैं बच गया। तो एक्सीएन को मैंने जब फोन करा तो उसने कहा कि नेताजी, मतलब हैरान हूं कि आप कैसे बच गए, नहीं लोग की जान चली जाती। तो सब ईश्वर की और लोगों की दुआएं हैं। तो वो सब चीजें मुझे याद रहती हैं। तो उससे मुझे एक ये होता है कि इतने बड़े बड़े चीजों से अगर हम लोग बचे हैं तो हमारा और जिम्मेदारी है कि हम लोगों के लिए बेहतर काम कैसे कर पाए। आंदोलन करते समय लाठियां पड़ी हैं बहुत बार, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। हम लोग कभी एक बार बसपा की सरकार थी और 7 के बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि बहन जी जब सरकार में आई तो छात्र संघ के चुनाव बंद हो जाते थे। श्रद्धेय नेताजी का ये मानना था कि छात्र संघ के चुनाव ही। मैं एक बात बता दूं, मेरे पास भी है भाई कप, मैं पीता नहीं है। इसमें है पूरा भरपूर, मैं पीता नहीं क्योंकि मेरी जीभ जल जाती है। कोई ये ना बोले कि काका आपने पी है, मैं नहीं पी रहा हूँ। तो मेरे पास भी है। तो क्या हुआ कि पूरे देश, उत्तर प्रदेश के छात्र संघ के लोग आए कि भाई आंदोलन होगा। तो सब लोग आए और उस समय धरना स्थल लखनऊ विधानसभा के सामने होता था। तो सब लोग इकट्ठा हुए। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे। बहन जी ने चुनाव बंद करा दिया था। आंदोलन शुरू हुआ तो हुआ कि अब भाई विधानसभा में कूद जाना है छात्र संघ चुनाव को मांग को लेकर के। तो मुझे याद है कुछ बलिया के साथी थे, वो ये आपका पार्ट का, वो बोलते हैं कहीं जाते हैं भृगु बाबा की जय। तो बोले तो मुझे लगा कि यार ये तो क्रांतिकारी लोग हैं, अब बोल रहे हैं तो चलिए। तो उस समय हम लोग बहुत नए थे और तो अपना मैं आगे बढ़ा और बोले भृगु बाबा की जय। मैं सबसे आगे निकला भैया, और आगे जब निकला देखा जब पुलिस चलाना शुरू की, लाठियां, बहुत पुलिस थी और पीएससी, लाठियां चलने लगी। तो मुझे 8-10 लाठियां तो पता चली, फिर पता नहीं चला कितनी लाठियां चली। हाँ, तो पेपर में निकला कि मांगा चुनाव मिली लाठी, और जितने जय बोलने वाले साथी थे निकल लिए, पता न कहां निकल लिए। फिर बाद में बहुत लाठियां पड़ी, अनेकों बार पड़ी। इसमें हम लोग घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन हुआ, उसमें कई दिनों तक जेल रहे। बहुत बार हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जाते समय, बहुत बार, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं तब पुलिस की हिम्मत नहीं होती है कि लाठी चला दे, लेकिन फिर भी बहुत बार आमना सामना होता है। उससे हम लोग कभी भी, आप जिस जगह बैठे हैं मऊरा, इसी नीम के पेड़ के नीचे बहुत बार 5-5, 6-6 थानों की पुलिस आती है, हमें निकलने नहीं देती है। तो इन सब चीजों से हम लोग विचलित होने वाले नहीं। अच्छा भैया, आज का जो समय चल रहा है, जो एक बड़ा मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है, यूजीसी,
इसका रोल क्या है समाज में और यूनिवर्सिटियों में? देखिए, एक आंकड़ा आया है कि 23-24 का आंकड़ा है और 24-25 का, कि इस देश के आईआईए और आईआईएम में, आईआईटी और आईआईएम में, आईआईटी मुंबई और आईआईएम में ऐसे संस्थानों में 27,000 दलित पिछड़ों के बच्चे और आदिवासी समाज के बच्चे सिर्फ भेदभाव के कारण छोड़ दिए। ये सरकार का आंकड़ा, हमारा नहीं है। तो अगर कोई कानून आया जो सिर्फ समता की बात किया, तो वो कौन लोग थे जिनको बहुत बुरा लग गया? क्या कोई कानून बन गया जिससे समता का भाव हो, जिसमें संवैधानिक बात कही गई हो, उससे आपको इतना बुरा लग गया? इट मीन्स कि आप कायर हो। पायल तडवी कौन थी? रोहित वेमुला कौन था? जो लड़का 7वीं मंजिल से सुसाइड हुई जिसकी, आईआईटी मुंबई में, सोनकर। मैं जानना चाहूंगा पूरे देश के जो लोग उस आंदोलन के पक्ष में थे, कायर, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप 5 लड़के ऐसे बताओ जो सवर्ण समाज के रहे हो और जिन्होंने आत्महत्या करी हो आजादी के 75 साल बाद हो, और जिन पे वो आरोप हो कि किसी बहुजन ने उनको उनके जात को लेके उसको लेकर के प्रताड़ित किया हो। आप 5 क्या, एक बताओ। आप पूरा बहुजन समाज उसके लिए माफी मांगेगा, शर्मिंदा हो। आप कायर हो। आप कभी अपने प्रतिभा के दम पर, आप कभी अपने कैलिबर के दम पर आप सामना नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठता का भाव बनाए रखना चाहते हो। आप कायर हो और कायरों की जमात हो। आप में हिम्मत नहीं है कि कभी बहुजनों का सामना कर पाओ। इस बहुजनों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, और आज भी जो भी यहां निर्माण है उसमें सबसे ज्यादा श्रम अगर किसी वर्ग का लगा हुआ है तो बहुजन का लगा हुआ है। ये कौन सी बात हुई? कानून बना सिर्फ समता के भाव से किया, और उसमें तो ईडब्ल्यूएस के लोगों की भी बात करी गई। ईडब्ल्यूएस के लोग कौन है? और देश के सुप्रीम कोर्ट को, देश के सर्वोच्च न्यायालय को किस तरह के निर्णय आते हैं आपके? और जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो 42 संस्तुतियां, सिर्फ 2 संस्तुतियां लागू हुई, और 90 में तो सिर्फ एक हुई शासकीय व्यवस्था में। शिक्षा में 2006 में हुई, माननीय अर्जुन सिंह जी की देन। और फिर उसके बाद भी आज ये हालात है, आज ये हालात है, और उससे कभी देश आगे नहीं जाएगा। जब ये 90% लोगों की शिक्षा में, सरकार में, शासन में, संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी, तब देश जाकर के आगे बढ़ेगा। ये नोट कर लो। ये नहीं होगा तो नहीं होगा। आज पूरे भारतीय बाजार को ट्रंप के लिए खोल दिया गया। ट्रंप के लिए पूरे भारतीय बाजार को खोल दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री के सामने दास नजर आते हैं। वो हमारी सबकी कमजोरी। क्या कारण है कि वो जो कहता है वो मान लेते हो? उसकी कितनी क्या क्या पिक्चरें नहीं आती उसकी। हम लोग इसके खिलाफ हैं, और देश का असली वारिस सिर्फ सरकार में बैठा व्यक्ति नहीं है। पूज्य गांधी ने कहा कि देश गांव में, गली में, चौराहे से निकले हुए 10-5 लोगों की भावनाओं से भी चलना चाहिए, और उनके भावनाओं के साथ समाजवादी पार्टी है। तो जब ये सही था तो फिर कोर्ट ने इस पर रोक क्यों लगाई? यूजीसी, वो एक जो बात है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। सॉलिसिटर जनरल क्यों सरकार ने अपना वकील क्यों नहीं खड़ा करा? तो जिस माननीय न्यायाधीश के इंस्ट्रक्शन पे वो कानून बना और उन्होंने उस पर रोक लगा दी। इट मीन्स कि आप अब आज तो हजारों बच्चे, अभी रात में हमें 12 बजे 12:30 बजे सूचना दी गई कि एक बीएचयू के छात्र पर उसने सिर्फ बात कर दिया समाजवाद की, समता की, उसको लोगों ने पीटा, उसके सर फोड़ दिए। मैं जानना चाहता हूं वो कौन लोग? मैंने कहा तो कि आप एक नाम बता दो पूरे भारतीय इतिहास में किसी सवर्ण का जिसको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया हो। पूरा बहुजन समाज माफी मांगेगा। आप अपनी श्रेष्ठता बचाए रखना चाहते हो। आप मनुवाद के लोग हो, आप संविधान के लोग नहीं हो, और आप कायर हो। संविधान जरूरी है कि मनुवाद? संविधान ना होता तो हम आपसे बात ना कर पाते। आज हमको आपको इतनी बोलने की भी आजादी नहीं होती। तो फिर क्यों लोग उसको मनुवाद को लाना चाहते हैं संविधान? उसमें कुछ लोगों का श्रेष्ठता का भाव बचा है ना। वो चाहते हैं कि हम अब श्रेष्ठ बने रहें। उनका कर्म कुछ नहीं है, उनका देश के प्रति योगदान कुछ नहीं है, वो श्रेष्ठ बने रहना चाहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुजन समाज इसको समझ नहीं पा रहा। आज भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक चमकता हुआ सितारा है माननीय अखिलेश यादव जी। उनके वैचारिकी के साथ चलने को इस देश के बहुजनों की नितांत आवश्यकता है। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि वो हमारे नेता, चूंकि
बाबा साहब की, डॉक्टर लोहिया की, श्रद्धेय नेताजी की, मान्यवर कांसीराम साहब की, मधुलिमय की, राजनारायण की, सबकी विचारधारों का अगर कोई एक नायक वैचारिकी का एक कोई तारा है, सितारा है, तो अखिलेश जी और पीडीए की अवधारणा है। वो ऐसे नेता हैं जिन वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ बात कह दें। उन्होंने आपके बच्चों के हाथ में धार्मिक कट्टरता का हिंसक कोई हथियार नहीं थमाया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के हाथ में लैपटॉप थमाया। और किस वर्ग के लोगों को लैपटॉप नहीं मिला, हमें बताएं। अच्छा भैया, जो अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया, वो सही किए कि उचित? बहुत सही किए। मनुस्मृति किताब को तो जला दिया, वो उसके जो विचार कुछ लोगों के मन में बचे हुए हैं, जब तक उसको नहीं जलाएंगे आप, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, मनुस्मृति रही होती तो किस वर्ग को ज्यादा नुकसान पहुंचता? मनुस्मृति सबसे छोड़ो, सबसे गलत बात तो उसमें माताओं बहनों के खिलाफ लिखी गई है। 8 अध्याय में आप पढ़ लेना, क्या क्या माताओं बहनों को नहीं लिखा गया है कि महिला आजादी नहीं देनी चाहिए, आजादी नहीं देनी चाहिए। वो सिर्फ हमेशा पुरुष की मतलब वो है, कभी स्त्री के रूप में, कभी उसके रूप में, क्या क्या नहीं कहा गया है कि उसका वो धर्म है कि वो अपने, अरे मतलब सबसे घृणित अगर वो है, वो दलित पिछड़ा के तो है ही खिलाफ। सबसे ज्यादा हमारी माँ बहन बेटियों के खिलाफ और दास्ता का कोई कानून है तो मनुवाद है। तो इसको समाज क्यों नहीं समझता? समाज तो समझ रहा, बहुजन समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं, धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। अगर ये समझता समाज तो बीजेपी उसको लाना चाहती है। कहते हैं संत की जो चौबे पाठक है, दीक्षित है, वो नीच ब्राह्मण है। वो खुद नीच है। जो इस तरह की बात कहता है वो खुद नीच है। वो साधु के भेष में, वो साधु नहीं है। साधु के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले संत, मलय भुजंग ही वेदिया शीतलता न तजन। वो साधु नहीं है जो जाति देखे, जो ब्राह्मणों में भी एक को श्रेष्ठ बताए, दूसरे को नीच बताए। वो दरबारी है, वो दरबारी है, सरकार की दरबारीगिरी करता है, जेट से चलता है। वो कहता है कि मरे मुलायम कांसीराम। ऐसे 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 लोग, मैं क्या बताऊं कि मतलब नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्या कर्म किए होंगे कि ऐसी हाल है। अब के बाद कैसा पैदा होंगे भगवान ही जाने। भैया, बहुजनों का सबसे बड़ा नेता और जो बहुजनों का शुभचिंतक हो इस समय देश में, बहुजनों का सबसे बड़ा नेता और प्रगतिशील सोच के सवर्णों का भी, पूरे भारत के संवैधानिक जो समाजवाद जो भारत के प्रस्तावना में कही गई है संविधान की, और भारत के उन्नति के राह का अगर एक नायक इस राजनीतिक क्षितिज पर कोई चमकता सितारा है तो आदरणीय अखिलेश जी है। चंद्रशेखर जी भी नेता है। और चंद्रशेखर भाई से हमारी कोई वैचारिक वो नहीं है, कभी हम लोगों की मुलाकात भी नहीं है। चंद्रशेखर अगर संवैधानिक समाजवाद के साथ, समता के साथ हैं तो उनको शुभकामना है हमारी पूरी। टिकट क्यों नहीं दी समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में? टिकट के फैसले तो बहुत, हम अपने कार्यकर्ता को पहले देंगे कि पहले दूसरे को देंगे? हमारे पास खुद हजारों चंद्रशेखर है। हमारे पास चंद्रशेखर भी बहुत, हमारे पास दलित। आप याद करिए जब 2012 में सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में 81 या 82 रिजर्व सीटें, सबसे ज्यादा 57-58 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। हमारे पास बहुत बहुत चंद्रशेखर। अभी तो हम आप सुबह चाय पी रहे थे तो सब वर्ग के लोग थे, आपने देखा? आपने देखा? वही चाचा इनको लेकर आइए घर। हाँ, आप सोचिए, वो तो हमारे दलित भाई लोग हैं और घर ले आए, हमारे दरवाजे तक ले आए, चाय पिए मेरे साथ। हाँ, तो हमारे यहाँ बहुत चंद्रशेखर है और वो सही चंद्रशेखर है। वो कहीं किसी बड़े दल के कहीं ट्रैप नहीं है। इसका क्या मतलब? चंद्रशेखर भाई को मेरी शुभकामना, लेकिन ट्रैप होके काम न करिए, ट्रैप न रहिए। क्या मतलब? इस देश के बहुजन बहुत सजग है। अब वो बताएंगे, वो समझेंगे। आप समझदार है, आप पत्रकार हैं, आप सब समझते हैं। अच्छा भैया, दिनेश लाल, हम लोगों को तो रोज थ्रेड आती है। हमको तो नहीं मिली 22 श्रेणी सुरक्षा, हमको तो रोज थ्रेड आती है। हम तो जिस जगह पे आप बात कर रहे हैं, चंदौली अपराधियों का गढ़ बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा कि चंदौली को अपराध की राजधानी बना दो। आए दिन यहाँ हत्याएं होती हैं, सब अपराधियों का यही चल रहा। जो मुख्यमंत्री के स्वजाति सारे बड़े माफिया हैं, सब चंदौली में, उनका सारा कारोबार सब कुछ यही चलता है। लेकिन गुंडा के लीडर तो किसी और को कहा जाता है कि अखिलेश यादव तो गुंडा का लीडर है मुख्यमंत्री जी का। कहने को ये सब बीजेपी के प्रोपोगेंडा है, क्योंकि 6000 करोड़ रुपया हर महीना उनका विज्ञापन पर जाता है, तो जिन लोगों को पैसा मिलता है वो तो कुछ कहेंगे। अच्छा भैया, दिनेश लाल यादव का एक बयान था कि जब लोग यादव रेजिमेंट बनाने की बात करते हैं तो जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तो रेजिमेंट क्यों नहीं बना? दिनेश जी को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थोड़ी। अब उनके जैसे व्यक्ति पर मैं क्या टिप्पणी करूं? रक्षा मंत्री नेताजी, श्रद्धेय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उनको पता होना चाहिए कि ये अभी जो MM नरवणे साहब ने किताब लिखी है, अभी पब्लिश नहीं हुई,
जब नेताजी जब रक्षा जिस कारण वो 8:15 से 9:25 तक 70 मिनट लगभग वो फोन करते रहे, जब चाइना की तोपें हमारे कैलाश रेंज की तरफ आ रही थी और देश के इस समय के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री चुप्पी साधे रहे, जवाब नहीं दिए। हमारी सेना सरहद पर खतरों का सामना कर रही है, डटी है, कैलाश रेंज तक पर अब चाहते अगर एक बार इनके, हमेशा सेना का जो फैसला होता है वो सैन्य फैसला नहीं होता, सेना कार्रवाई करती, राजनीतिक फैसला होता। और जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो राजनीतिक फैसला इतना साफ, पारदर्शी, निष्पक्ष था कि चाइना और पाकिस्तान की जो फौजें थी वो 5 किलोमीटर अंदर तक, नेताजी कहते कि एक गोली आए तो 10 गोली चलाओ, कभी कोई हिचकिचाहट और कभी कोई दुविधा की बात नहीं रही। तो श्रद्धेय नेताजी ने जो किया इस देश में, आप लगातार सुनते होंगे 96 से पहले देश के सरहदों पे शहीद होने वाले सैनिकों की टोपियां आती थी, अब उनके पूरा शहीद का पार्थिव शरीर आता है और पूरी देश और दुनिया उसको सलाम करती है। और नेताजी ने सुनिश्चित किया कि पार्थिव शरीर जाएगी और उस समय उन्होंने हर शहीद परिवार को हर तरह की सुविधा, 25 लाख रुपया, पेट्रोल पंप, सब कुछ उन्होंने, श्रद्धेय नेताजी की देन है। आज तक किसी घर का जब युवा वीर गति को पाता है तो पूरी दुनिया ने, तो उस समय लोग जान भी नहीं पाते थे। तो श्रद्धेय नेताजी अच्छा, उनको जानकारी नहीं। टीम अखिलेश यादव जी से कैसे संपर्क हुआ आपका विश्वविद्यालय? देखो ये सब टीम अखिलेश यादव क्या है, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भैया के हमारे रिश्ते तो बहुत उसके कारण है, और बहुत वो मैंने आपको बताया ना कि वो ऐसे प्रखर प्रतिभा के चुंबक है कि वहां जो जाता है वो सटी जाएगा उसमें। वीडियो में मैं देखता हूँ, बोलते कि ये तुम देखते रहना, उसको कमी ना होगा, ये तुम देखते रहना, उसको शादी हो गरीब है तो कोई उसमें सताए ना। हाँ, ये उनका हमेशा से जैसे स्वभाव है उनका कि जो चीज उनको अच्छी लग गई, बैठ ला इधर, बैठ ला थोड़ा देर, बैठ ला, जो चीज उनको अच्छी लग गई तो उनके भाव में है कि जैसे अभी यही है तो कोई हजारों लाखों की भीड़ है, लेकिन कोई आदमी पे नजर या महिला पे उनके पड़ गई कि वो तकलीफ में हो भीड़, तो उसके लिए तुरंत उनका सहज भाव है, मतलब उदारता का बहुत उनका चरित्र है। हम लोग जब सरकार थी तो हम तो किसी पद पर नहीं थे, ऐसे ही छात्र नेता थे, तो मुझे याद है इसी नीम के पेड़ के नीचे से 8-8 लाख 10-10 लाख रुपया लोगों की गंभीर बीमारियां थी, मैं लिख देता था और लोगों को मिल जाते थे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विज्ञापन पे हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन गंभीर बीमारियों में इलाज का जो हमारी सरकार में, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, जितने का एस्टिमेट बनता था उतना पैसा मिल जाता था। अब ये 50,000 दे रहे हैं और बात करेंगे इतनी बड़ी बड़ी, जिसके कैंसर का इलाज का 7 लाख रुपए का एस्टिमेट है, 50,000 रुपए में क्या है, आप उसको इधर का फंसा रहे, उधर का फंसा रहे। आप क्यों नहीं उसके पूरे इलाज का पैसे देते? और समाजवादी पार्टी देती थी, तब तो इतना बड़ा बजट भी नहीं था। तो ये निहायत क्रूर लोग हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज भी हमारी समाजवादी पार्टी जितना बगैर सत्ता में रहे लोगों की मदद कर देती है, उतना सरकार नहीं करती होगी। तो फिर मदद होता कहां से है? बीजेपी हमेशा मदद करती है तो हम लोग तो क्राउड फंडिंग करते हैं ना भाई, क्राउड फंडिंग देश भर में जो लोग कुछ देते थे। अब ये मदद का भाव है, जैसे ये भाव है ना, कुछ लोग बहुत इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, उनको नफरत का व्यापार करना, तो उनको हजारों करोड़ रुपया चाहिए। अभी 14 के बाद से बीजेपी का जो डोनेशन है वो 85% है। आप सोचो, इलेक्टोरल बॉन्ड में समाजवादी पार्टी का कहीं नाम आया? एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने, तो वो तो सब हम लोगों के अपने आपस के चंदे से पार्टी चलती है। भैया मैं देखता हूँ जब अखिलेश भैया, और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि जिन लोग भी चाहे समाजवादी पार्टी की आर्थिक मदद किया करिए, वो तो जाइए आप आर्थिक मदद करिए, जिसकी जितनी हैसियत हो, क्योंकि ये राजनीतिक दल सबका है और बहुत खर्चे हैं। जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत जो मदद करना चाहे समाजवादी पार्टी की मदद करे। अच्छा भैया, मैं देखता हूँ जब अखिलेश भैया रहते हैं तो उनसे लोग हाथ मिलाने के लिए पागल हो जाते हैं, टेंटों पे चढ़ जाते हैं, पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। आखिर क्या मतलब भाव रहता है उनका कि हाथ मिलाने से उनका ऐसा लगता है कि उतर गए? अब ये उनका व्यक्तित्व है, तो ईश्वर प्रदत्त है, वो योगी मोदी कभी जीवन में पा नहीं पाएंगे। नहीं तो वही मैंने बोला तो कि वो ऐसा आकर्षण का, मोहब्बत का चुंबक है कि इतना दूर से आकर्षित कर लेते हैं। एक उनके नजर देख भर लेने से बहुत सारे युवा है, हम लोगों से मिलते गए, भैया ने देख लिया, तो अब देख लिया तो युवा इतना ऊर्जा से भर जाता है। अखिलेश यादव जी के एक देख स्नेह भर देख लेने से कोई युवा इतना ऊर्जा से भर जाता है कि वो किसी तानाशाह से अकेले लड़ जाएगा। तो वही मैं देखना चाहता हूँ कि चलता है कि नहीं अखिलेश भैया, ये जवानी कुर्बान तेरे नाम, आखिर क्या है उस बंदे में? आप तो, मैं तो उनको जवानी क्या, जीवन कुर्बान किए हैं लोग। अब ये तो भारतीय राजनीति में पहले ऐसे क्या, मैं तो समझता हूँ कि दुनिया भर के हम लोग नेताओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन पहले ऐसे नेता होंगे जिनके लिए व्यक्तिगत स्तर पे लोग जान भी देने। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि और उस भावना, आखिर क्या है उनका चरित्र है, उनका चरित्र है नेताजी का तरासा हुआ, दिया हुआ उनका वो
बहुत गढ़े गए हैं और बहुत सारे चुनौतियों का उन्होंने सामना करा है, बट उनमें कभी भी अहंकार, श्रेष्ठता का भाव कभी नहीं रहता। बीजेपी आरएसएस की पार्टी है? बीजेपी आरएसएस, ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने किया। बीजेपी आरएसएस का एक संगठन भर है, एक राजनीतिक संगठन है। जैसे संगठन नहीं होते हम लोगों के दल में तमाम, असली दल वही है, आरएसएस ही है। सही सवाल किया। एक उनकी ये राजनीतिक शाखा भर है, असली जहर वो देते हैं, फैलाने का काम ये करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि सभी मुसलमान हमारे साथ हैं। मोहन भागवत जी बोले थे कि नहीं, मुसलमानों को हम हेल्प करेंगे, मुसलमानों के साथ हम। तो मोहन भागवत को इसके बाद मोहन भागवत हटें जल्दी से और किसी मुसलमान को, आरएसएस का सर संघचालक किसी दलित को मुसलमान को बनाना चाहिए। ये भी एक चला था कि नहीं, समाजवादियों ने वो किया था, आरोप लगाया था कि अगर मोहन भागवत जी ऐसा सोचते हैं तो क्यों, और उनके जो मतलब ऊंचे पद पे रहते हैं कोई एक खास वर्ग ही रहता है। हाँ, वो तो उसमें भी ब्राह्मणों में हम नहीं भेद करना चाहते। ब्राह्मण क्षत्रिय सब जात विचारे अच्छे होते हैं, अच्छे लोग भी हैं उनमें भी, लेकिन उनमें भी सुनता हूं कि कोई बहुत श्रेष्ठ उच्च कुल है वो है। जो लोग इस तरह के हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। एक दुआ है कि नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, आज जाते ही के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। तो ये इस तरह के कुछ लोग हैं। ये रविदास का या किसका दुआ है कि नीच नीच सब तर गए संत चरण लौलीन, आज जाते ही के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन। डिग्रियां बहुत है आपके पास, थोड़ी उसकी हम चर्चा करना चाहें। डिग्रियां तो असली वाली। हाँ, सारी असली है। मैं तो अभी बैग मंगा के दिखा दूंगा, इतनी डिग्रियां हैं, सब असली है, सब माँ बाप ने पढ़ाया। और मैं प्राथमिक विद्यालय तो यही गांव में, अपने ही गांव में किया, मऊरा में। इसके बाद इंटर तक राष्ट्रीय इंटर कॉलेज कमालपुर में पढ़ा। इसके बाद मैंने बीकॉम किया उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज वाराणसी में, यूपी कॉलेज में। और फिर उसके बाद मैंने MLPM किया, MBA करा, फिर मैं MPhil इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करा, फिर एक कोर्स मैंने करा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सोशल ड्यूटीज इन ह्यूमन राइट्स, फिर मैंने LLB करा, फिर LLM करा। अभी एक कोर्स मैं इग्नू से कर रहा हूँ, उसको भी मैं बता दूंगा। एक कोर्स मैं कर रहा हूँ इग्नू से। राजनीति में पढ़ाई कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। राजनीतिक लोगों को तो सामाजिक, आर्थिक, जियोपॉलिटिक्स हर तरह के विषय आते हैं, तो बहुत समझ होनी चाहिए। अब दुर्भाग्य, पहले के जो नेता थे, डॉक्टर लोहिया थे, वो हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, जो हमारे आंदोलन के महान नायक थे, पूज्य बापू थे, उनकी शिक्षा क्या थी। जो संविधान निर्माता थे, आप सोचो, संविधान निर्माता के पास कितनी डिग्रियां थी हैं, और पूरे दुनिया में इतना बड़ा स्कॉलर बाबा साहब जैसा कोई नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि आज जो देश चला रहे हैं वो अनपढ़ है और फर्जी डिग्री वाले हैं। इसीलिए देश की हालात ये है। अगर वो बाबा साहब की तरह, डॉक्टर लोहिया की तरह अगर असली डिग्री वाले होते तो देश की हालात ये होती नहीं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। संविधान कितना जरूरी है? संविधान मूल है इस भारत के संस्कृति का। और एक अभी किताब योगेंद्र यादव जी ने लिखी है, गणराज का स्वधर्म। तो उसमें एक दिन मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो भारत का जो संविधान है, जो बाबा साहब ने बनाया और जो 2 साल 7 महीने 18 दिन के अथक प्रयास से बना, उस सच में भारत का संविधान ही भारत के संस्कृति का और भारत के उत्थान का असली दस्तावेज है। जब पिछला चुनाव था तो शिवपाल चाचा और अखिलेश यादव में जो भी कुछ हुआ हो, तो अखिलेश यादव की टीम अलग बन गई, चाचा शिवपाल की टीम अलग बन गई। तो अब चाचा शिवपाल यादव में कौन कौन लोग हैं? ऐसे कोई टीम की बात नहीं है। जरूर एक जगह कई बार चीजें होती हैं, ये सच है कि हुआ था, लेकिन चाचा भोलेनाथ की तरह हैं और भैया के चाचा हैं। और उन लोगों में राजनीतिक कटुता भले कभी दिखी होगी, लेकिन आपस में वो लोग बहुत एक रहते हैं और बहुत लोग इसको जान नहीं पाते हैं। क्या शिवपाल चाचा अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिल से चाहे थे या फिर ऊपरी मन से? नहीं, अरे ऐसा नहीं है। चाचा हमेशा, उनका स्नेह हमेशा रहा है, कभी ऐसी बात नहीं है। और शिवपाल चाचा हम लोगों के हनुमान है इस समय समाजवादी पार्टी के। योगी जी कहते हैं कि मतलब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अखिलेश यादव को कि उनका जब शासन था तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के नाम से चलता। मैं योगी से पूछना चाहूंगा कि इस समय चंदौली का माफिया कौन है, मिर्जापुर का माफिया कौन है, सोनभद्र का माफिया कौन है, बनारस का माफिया कौन है? सब मुख्यमंत्री के सो जाती है। 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 माफिया इज क्रिएटेड बाई योगी आदित्यनाथ। टोटी चोरी जब हुई थी, जब अखिलेश यादव जी आवाज छोड़ के जा रहे थे, हाँ। तो अवनीश अवस्थी जी को उन्होंने ये जो शब्द है आपका, ये सब सरकार पोषित शब्द है।
और जो व्यक्ति आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में हमेशा उदारता और हमेशा मदद का भाव रहा हो, जिसने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को बेहतर जीवन बनाने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित किया हो, तो ये सब बीजेपी के सवाल है। सबसे बड़े चोर और इस सरकार के लोग हैं। और अभी सरकार जाने दीजिए, जो अफसर इस तरह का घिनौना कृत्य किए, उनके पैसे यहाँ से लेके उत्तराखंड तक पकड़े जाते हैं। सबसे भ्रष्ट और घोर नीच अफसर है जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया और इस तरह का काम किया। समय पे सबको उनके किए का जो मूल्य होगा वो चुकाना पड़ेगा। तो यही बात होती है कि कारसेवकों वाली सिस्टम रहता है। तो बीजेपी कहती है कि नहीं, मुलायम सिंह यादव ने कारसेवक पे गोली चलवा दी, और समाजवादी पार्टी कहती है कि नृपेंद्र मिश्रा आए थे, उसके अध्यक्ष जो कराए थे ये सब, नृपेंद्र मिश्रा को मानते हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा आज अगर गोली चला, उस समय मुख्य सचिव राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है। आप सोचो, तो ये तो आपने जवाब दे दिया। तो वो बीजेपी किसी की नहीं है। और कभी नेताजी ने हमेशा संवैधानिक मूल्यों का और जो राजधर्म है उसका पालन किया है। और संविधान से इतर कोई व्यवस्था न बने, संविधान के ऊपर की कोई अपने आप को न समझे, ये हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दायित्व होना चाहिए। और उसी का निर्वहन श्रद्धेय नेताजी ने किया। अच्छा भैया, अखिलेश के बहुजनवाद में और मायावती जी के बहुजनवाद में क्या अंतर है? ये तो आप देख रहे हैं। बहन जी के टिकट कहाँ से कंफर्म होते हैं, हमारे कहाँ से होते हैं। हमारा बहुजनवाद और हमारा विमर्श यह है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता है कि भारत के बहुजनों का उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हक मिले। और उनका बहुजनवाद कहाँ है, आप ये देख ही रहे हैं। तो जो चीज 24 में हो गई थी वही 27 में होने जा रही है। इस देश का और उत्तर प्रदेश का बहुजन समझ रहा है कि उसका असली नायक कौन है। तो 27 में आखिर समाजवादी पार्टी पे लोग विश्वास क्यों करेंगे? समाजवादी पार्टी पे विश्वास लोग इसलिए करेंगे कि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी ही उनके बच्चों के हाथ में धार्मिक कट्टरताओं का नहीं, बल्कि विज्ञान परक व्यवस्था का, लैपटॉप जैसी व्यवस्था का, उनके बेटियों को कन्या विद्याधन का, समग्र जो विकास है, जो ग्रामीण व्यवस्था से लेकर अर्बन का, उनके विकास का अगर किसी के पास खाका है और किसी के पास उस प्लानिंग को मूर्त रूप देने का अगर भाव है, पॉलिटिकल विल पावर है, तो आदरणीय अखिलेश जी के पास है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि आपके चैनल का क्या नाम है? पहलवान शो। पहलवान शो ये ऐसा शो है जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरह की बातों पर और बहुत सहजता से इनके जो एंकर है सुनील, ये बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये कितने अच्छे हैं कि ये बहुत कम संसाधनों में चला रहे हैं। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और हम लोग लगातार इसके दर्शक हैं। आप भी देखिए कि सच मायने में भारत की राजनीति, भारत के जो लोकतांत्रिक समाज है वो किधर जा रहा है और इसको किसकी जरूरत है, किस तरह के भाव की, किस तरह के व्यवहार की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को देखिए। पहलवान शो को इतना देखिए कि ये शो पहलवान दिखने लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आप समय देने के लिए। आपके लोग काफी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, उनका मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए